हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइप कंपटीशन। टाइप कंपटीशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, साइंस के टॉप 30 प्रश्न आज हम सभी पढ़ने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होगा ग्रुप डी, एनटीपीसी यानी अन्य रेलवे परीक्षाओं के लिए। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न क्या लिया गया है, देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? पहला प्रश्न है आज का कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष की बात करें तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्या? दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में मित्रों 9.46 यानी कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। कितना? एक प्रकाश वर्ष में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अगर दूरी की बात करें तो दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या हो जाता है? दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या हो जाता है? अगर आपसे पूछे दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है तो पारसेक हो जाता है। क्या हो जाता है? पारसेक हो जाता है। पारसेक। यही पूछे शक्ति किसका मात्रक है, तो शक्ति किसका मात्रक है बताइएगा? वाट का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम हो जाता है। समय का मात्रक क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। तो शक्ति का मात्रक आपका वाट होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, दूरी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय सेकंड का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक आपका पारसेक हो जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न से चार प्रश्न बने हैं, तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरे नंबर का, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है बताइएगा? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोफिल, कैम्बियम। तो पौधों में भोजन की परिवहन की बात करते हैं तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्या? फ्लोएम सही हो जाएगा। फ्लोएम। अगर आपसे बात करें जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम पौधों में क्या करता है, तो ये जल का परिवहन करता है। किसका? जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है। फ्लोएम पत्तियों को ग्लूकोज से अन्य भागों में पहुंचाता है। मतलब ग्लूकोज जो होता है, फ्लोएम का काम है कि ग्लूकोज को पत्तियों से लेकर पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है, और खाद्य पदार्थों को भी पहुंचाता है। ये जाइलम जड़ों से खनिज और जल को पूरे पौधों में परिवहन करता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बहुत कंफ्यूजन पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है कि जल को पहुंचाना, फ्लोएम का काम है कि भोजन को पहुंचाना। फिर तीसरे नंबर के प्रश्न बात करते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है आपका कि ब्लू व्हेल किस वर्ग का प्राणी है बताइएगा? ब्लू व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो ब्लू व्हेल आपका स्तनपायी है। क्या भाई? ऑप्शन सी सही होगा। ब्लू व्हेल आपका स्तनपायी है। ब्लू व्हेल आपका स्तनपायी है। यह सबसे बड़ा स्तनपायी है जीव, जो कि एक समुद्री जीव है, स्तनपायी है। चौथे नंबर का प्रश्न है कि द्रवों का दाब किस नियम पर आधारित होता है? तो द्रवों का दाब आपका किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन बी आपको सही होता है, पास्कल नियम पर। पास्कल नियम पर। यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। द्रवों का दाब किस पर आधारित होता है? पास्कल नियम पर होता है। पास्कल क्या होता है भाई? और दाब का मात्रा अगर आपसे पूछे, दाब का मात्रा क्या हो जाता है, तो आपका पास्कल हो जाता है। क्या हो जाता है? पास्कल हो जाता है। दाब का मात्रा पास्कल हो जाता है। न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए हैं भाई? कुल 3 नियम दिए थे। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है? आर्किमिडीज सिद्धांत जल में तैरता है, मतलब कोई भी वस्तु जल में तैरता है, ऊपर कुछ दिखाई देता है, तो मतलब जल की सतह पर जो तैरता है उस आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि आर्किमिडीज सिद्धांत अगर बोले तो जब कोई पदार्थ पानी में डुबोते हैं, वो पदार्थ अपने द्रव्यमान जितना होता है पदार्थ का, उतना पानी वहां से हटा देता है। ये आर्किमिडीज सिद्धांत है। उसके बाद फिर चलते हैं हम 5वें नंबर के प्रश्न पे। 5वें नंबर का प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन के आपका कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। ऑप्शन यही सही हो जाता है। यहाँ 2 ऑप्शन थोड़ा दूर है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा ही पाया जाता है, जो कि रक्त को लाल बनाता है। क्या बनाता है? रक्त को लाल बनाता है। 6ठे नंबर का प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज
ऑप्शन बी सही है, इसमें मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन बी सही होता है आपका, मैडम क्यूरी ने की थी। यहाँ पर उत्तर गलत दिया। रेडियो धर्मिता की खोज मैडम क्यूरी ने की थी 1896 में। 1896 में यूरेनियम संबंधित प्रयोग की थी। यूरेनियम संबंधित प्रयोग की थी। 7वें नंबर का प्रश्न है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सभी को पता है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाता है। कौन सा? यकृत हो जाता है। अगर पूछे मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपीज हो जाता है। क्या? स्टेपीज हो जाता है। यहीं पर अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, तो वो बताइए फीमर हड्डी। कौन हड्डी? फीमर हड्डी। ये तीनों बातें ध्यान रखना है, तीनों बातें इम्पॉर्टेंट है। आँख कितने रंग पहचान सकती है, बताइएगा। इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि आँख कितने रंगों को पहचान सकती है, तो आँख कुल लगभग 70 लाख, यानी कि ऑप्शन डी सही जगह 70 लाख रंगों को पहचान सकती है। मित्रों, आँख का हम जब नेत्रदान करते हैं तो कितने घंटों में आँख को निकाल लेना चाहिए, तो 5 से 6 घंटों में आँख को निकाल लेना चाहिए। आँख का कौन सा भाग निकाला जाता है नेत्रदान करते हुए, तो आँख का रेटिना निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? रेटिना निकाला जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? प्रश्न 9वें नंबर का है, डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज आपका वाटसन और क्रिक ने की थी। कौन किया था भाई? वाटसन और क्रिक ने किया था। इन्होंने ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था। कौन? वाटसन और क्रिक ने। प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न है कि बर्फ जल में क्यों तैरती है? अधिक घनत्व के कारण, कम घनत्व के कारण, अपवर्तन या गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है, अधिक घनत्व और कम घनत्व। जब कोई भी वस्तु कब तैरती है, बताइएगा? जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम रहेगा तभी न तैरेगी। तो बर्फ में जल क्यों तैरती है, तो कम घनत्व के कारण जलती है। कब? किस लिए भाई? कम घनत्व के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है, करेक्ट जवाब। फिर चलते हैं 11वें नंबर के प्रश्न में। 11वें नंबर का प्रश्न आपको पूछा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या, बताइएगा? जल का रासायनिक सूत्र आपका H2SO4 यानी सॉरी H2O हो जाता है। जल का रासायनिक सूत्र आपका H2O हो जाता है। CO2 का नाम पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड। NaCl आपका सोडियम क्लोराइड हो जाता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। 12वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि समान रक्तचाप कितना होता है, बताइएगा? समान रक्तचाप कितना होता है, तो मनुष्य का समान रक्तचाप आपका 120 प्रति 80 mmHg होता है। कितना? 120 या 80 mmHg होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। फिर चलते हैं हम 13वें नंबर के प्रश्न में। 13वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कितनी? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर इसके वायुमंडल में प्रतिशत पूछे तो 78% हो जाता है। 21% आपका दूसरे नंबर का है, जो कि ऑक्सीजन पाया जाता है। वायुमंडल में दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर हम चलते हैं 14वें नंबर के प्रश्न में। 14वें नंबर का प्रश्न की दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, बताइएगा? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज। तो दूध में आपका लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज पाया जाता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि पूरे दूध में 80% प्रोटीन का भाग यही होता है। कितना परसेंट? 80% प्रोटीन का भाग यही होता है। 15वें नंबर का प्रश्न, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है?
समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। दोस्तों, चाहे समतल दर्पण हो या लेंस हो, तो इसमें 3 चीजें होती हैं, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब, तीनों एक ही सतह में होते हैं। जैसे ये आपका अभिलंब हो गया, परावर्तन को आपतन कोण हो, आपतन, और ये परावर्तन। गलत फिगर बन गए, फिर से बना देते हैं। ये परावर्तन किरण, आपतन किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। कहाँ पे भाई? एक ही बिंदु पर है। आपतित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक समतल दर्पण होता है जिसे हम अभिलंब बोलते हैं, सभी तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आप समतल दर्पण याद रखिए सीधा और आभासी हमेशा प्रतिबिंब बनाता है। 16वें नंबर का प्रश्न है कि हृदय का कार्य क्या है, बताइएगा। हृदय का कार्य भोजन पचाना है क्या, रक्त पंप करना, मूत्र बनाना या शोषण करना? तो हृदय का कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रक्त को पंप करना। हृदय प्रतिदिन कितना लीटर रक्त को पंप करता है? तो 7000 लीटर। 7000 लीटर रक्त रोज हृदय पंप करता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, बताइएगा। सबसे हल्की गैस बताइए कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम। यह सबसे ज्वलनशील गैस है। नाइट्रोजन का प्रयोग हम चिप्स पैकिंग में, यानी कि चिप्स के पैकेट में भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों के चिप्स के पैकेट में भरा जाता है। चिप्स के पैकेट में भरा जाता है। चलिए 18वें नंबर का प्रश्न, त्वचा का रंग किससे बनता है? त्वचा का रंग किससे बनता है? त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। किससे बनता है? ऑप्शन सी, मेलानिन त्वचा को डिसाइड करता है कि त्वचा सांवला होगा क्या फिर गोरा होगा। तो किसके कारण होगा? मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण, जो सूर्य की किरणें मेलानिन को सक्रिय करती हैं। मलेरिया किससे फैलता है? 19वें नंबर का प्रश्न है कि मलेरिया किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, जल जनित से, या कि मच्छर यानी कि मादा एनोफिलिस से। तो अब सभी लोगों को पता है मलेरिया आपका एनोफिलिस मादा मच्छर से फैलता है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी फैलाता है। प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है, जिस एक मच्छर का प्रजाति है, जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है। आइए फिर 20वें नंबर के प्रश्न चलते हैं। 20वें नंबर का प्रश्न है कि इंसुलिन किस अंग से निकलती है, बताइएगा। इंसुलिन किस अंग से निकलता है? इंसुलिन आपका अग्नाशय से निकलता है, जो कि रक्त में मधुमेह का नियंत्रण करता है। अगर इंसुलिन बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इंसुलिन बढ़ने पर हमें मधुमेह यानी कि मधुमेह नामक बीमारी होती है। मधुमेह नामक बीमारी होती है। 21वें नंबर का प्रश्न, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताइएगा। स्टार्टिंग में ये बता दें क्लास में। तो क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मित्र आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं ना, भी शेयर करते हैं, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिखिए, क्योंकि यह क्लास ग्रुप डी के लिए रामबाण होने वाली है। ग्रुप डी हुआ आपका या टेक्नीशियन हुआ, दोनों के लिए एकदम रामबाण होने वाली है। तो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे छोटी की हड्डी की बात करें तो स्टेपीज हो जाता है, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। यहीं पे फीमर हड्डी की बात की गई है, सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर हड्डी हो जाती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। त्वचा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइएगा। त्वचा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? त्वचा में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी त्वचा में पाया जाता है, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य की किरण से प्राप्त होती है। किससे? तो सूर्य के किरण से प्राप्त होती है। सूर्य के किरण से प्राप्त होती है हमें। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य के किरण से प्राप्त होती है। विटामिन ए पालक से प्राप्त होता है। किससे? पालक, हरी सब्जी से प्राप्त होता है। गाजर से भी प्राप्त होता है। विटामिन सी की बात करो तो खट्टे फलों से प्राप्त होता है। किससे? खट्टे फलों से प्राप्त होता है। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। 23वें नंबर का प्रश्न क्या है
23वें नंबर का प्रश्न, किस दांतों की सफेदी किससे होती है? दांतों में सफेदी किसके कारण होती है? तो यह कैल्शियम के कारण होती है। क्या दांत में कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। दांत भाई सबसे कठोर ऊतक है कौन सा? इनेमल नामक एक ऊतक पाया जाता है जो कि दांतों में पाया जाता है, सबसे कठोर होता है। 24वें नंबर का प्रश्न है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का सबसे पहला नियम किससे संबंधित है? आपका जड़त्व का नियम है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर का आपका बल हो जाता है, बल का नियम हो जाता है। और तीसरे नंबर का बात करें तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। किसका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। न्यूटन ने कुल कितने नियम दिए? तो न्यूटन ने 3 गतिविषयक नियम दिए हैं। कितने? 3 गतिविषयक नियम दिए हैं। न्यूटन ने कुल कितने नियम दिए हैं? 3 गतिविषयक नियम दिए हैं। जड़त्व का नियम क्या होता है? जब शरीर जब तक स्थिर होता है तब तक स्थिर रहेगा। कोई वस्तु जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वो स्थिर रहता है। क्या होता है? जब कोई वस्तु तब तक स्थिर बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये होता है जड़त्व का नियम। ये होता है जड़त्व का नियम। 25वें नंबर का प्रश्न है कि वोल्ट मीटर किससे मापे जाते हैं? वोल्ट मीटर किससे मापा जाता है? यानी कि वोल्ट मीटर आपका एक यंत्र है, उससे क्या मापा जाता है बताइएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा करें तो उससे हम वोल्टता को मापते हैं। यानी परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। क्या वोल्ट मीटर परिपथ में कैसे लगाया जाता है? समांतर श्रेणी में लगाया जाता है। अगर बात करें प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो प्रतिरोध ओम हो जाता है। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का हो जाता है क्या? एम्पियर हो जाता है। क्या भाई? एम्पियर हो जाता है। अगर आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का आपका हर्ट्ज होता है। क्या हो जाता है? हर्ट्ज हो जाता है। चलिए फिर एम्पियर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बताइएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है। तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो एल्वियोलाई से होता है। ऑप्शन नंबर बी से होता है एल्वियोलाई। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कहाँ से? फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई एक स्थान होता है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है बताइएगा। तो जल एक उदासीन है, तो जल का पीएच मान कितना होता है? 3 हो जाता है। 3 से अधिक जिस भी वस्तु या पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना? ये 7 जो कि उदासीन होता है, 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वह क्षारीय हो जाता है। अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। ध्यान रखिएगा। पीएच वैल्यू, पीएच का फुल फॉर्म अगर बात करें तो पीएच की फुल फॉर्म की बात करें तो पीएच का पोटेंशियल हाइड्रोजन हो जाता है। क्या? पोटेंशियल हाइड्रोजन हो जाता है। फिर चलते हैं 28वें नंबर का प्रश्न। 28वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे तेज चलने वाली मांसपेशी कहाँ होती है? सबसे तेज चलने वाली मांसपेशी कहाँ पाई जाती है शरीर में? तो आपके आंख में पाई जाती है। कहाँ पे? आंख में। आंख की मांसपेशी प्रति सेकंड कई बार हिलती हैं। जो कि सबसे तेज चलने वाली मांसपेशी कहाँ से पाई जाती है आपके? तो आपके आंखों में पाई जाती है। 29वें नंबर का प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है बताइएगा। रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है? तो डब्ल्यूबीसी आपका रोगों से लड़ता है। आरबीसी के बारे में पता है? आरबीसी लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। और आरबीसी का जीवन काल अगर आपसे पूछे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितने दिन होता है? तो 120 दिन होता है। कितने दिन? 120 दिन होता है। फिर चलते हैं 30वें नंबर का प्रश्न। 30वें नंबर का प्रश्न, हार्मोन क्या होता है बताइएगा। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक रासायनिक संदेशवाहक है। हार्मोन्स क्या है? एक रासायनिक संदेशवाहक है जो यह ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। शरीर में ग्रंथि पाए जाते हैं, उस ग्रंथि से हार्मोन्स का श्रवण होता है। और हार्मोन्स का काम क्या होता है? रासायनिक संदेशवाहक है, यानी कि संदेशों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही था। अगर सेशन अच्छा लगा हो, आपके काम की लगी हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई।
क्योंकि रेगुलर यहाँ पे क्लास होती है। क्लास आपके किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम लिखते हैं और ग्रुप डी। ग्रुप डी वैसे तो हर एग्जाम के लिए एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। एनटीपीसी जो कि होने वाला है 7 सितंबर से ही, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। इस क्लास से लगभग आपसे हूबहू 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो ये क्लास इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी वैल्यू जान नहीं सकते, एग्जाम के बाद ही पता चलेगा आपको। तो मित्रों, चैनल को में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर से ज़्यादा कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।